वन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द स्टडी ऑफ पास्ट इज नॉन एज। द स्टडी ऑफ पास्ट इज नॉन एज, भूतकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कह रहा है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। बी कह रहा है हिस्ट्री यानी इतिहास। सी कह रहा है जियोग्राफी यानी भूगोल। और डी कह रहा है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो वन का बी आ चुका है जिक्रा प्रवीण जी, मधु मौर्य जी। तो साथ ही सभी कमेंट करेंगे। क्लास के बाद आप सब पर्सनल आप कंजर्वेशन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को टाइम मिलेगा क्लास के लास्ट में, हम भी आपके कमेंट लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो पूछा जा रहा है भूतकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूतकाल यानी अतीत जिसे आप कहते हैं, अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बी आ चुका है, सभी का बी आ चुका है ज्यादातर। बाकी सब भी उत्तर देंगे। तो अतीत के अध्ययन का आपको इतिहास कहा जाता है, जो कि आपकी एक व्यवस्थित अध्ययन है, जो आपका एक व्यवस्थित अध्ययन होता है। और यह आपका मानव अतीत पर केंद्रित होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास, भूतकाल के अध्ययन को इतिहास यानी हिस्ट्री कहा जाता है। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। जिक्रा प्रवीण जी, मधु मौर्य जी, रचना जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने आ चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज हम चलेंगे। जी बिल्कुल हिस्ट्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है हिस्टोरियंस विच यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टू स्टडी द पास्ट। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? ए कह रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, पांडुलिपियां और अभिलेख। बी कह रहा है रेडियो एंड टीवी। सी कह रहा है इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर, इंटरनेट और समाचार पत्र। और डी कह रहा है सेंसर रिपोर्ट ओनली, केवल जनगणना रिपोर्ट। बी आ चुका है सभी का। तो इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करेंगे? सबसे पहले तो वो है प्राइमरी सोर्स की ओर जाएंगे। प्राइमरी सोर्स जो उन्हें सीधे तौर पर प्राप्त हुआ, यानी प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत की ओर वह इशारा करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्राथमिक स्रोत आपके कौन से हो सकते हैं। तो पांडुलिपि और अभिलेख बिल्कुल आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट उस चीज के बारे में दर्शाता है। रेडियो टीवी तो ये आपका प्राइमरी में नहीं आएगा। इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर तो ये भी प्राइमरी के अंतर्गत आपका नहीं देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और केवल जनगणना रिपोर्ट यह तो आपका वैसे ही बात हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? तो वह मैन्यूस्क्रिप्ट यानी और इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट बताएंगे ये किस पर लिखी जाती थी?
तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैन्युस्क्रिप्ट आपकी किस चीज पर लिखी जाती थी। जी बिल्कुल ए हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा प्रवीण जी, रचना जी, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ताड़पत्रों पर यह लिखी जाती थी। तो ताड़ पत्रों पर यह लिखी जाती थी, जिसे पुर्ज नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए जूम बिल्कुल करेंगे, तो अगर आपको परेशानी हो रही थी आप फिर से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर। इंडिया शब्द किस नदी से निकला है? ए कह रहा है गंगा, बी कह रहा है इंदस यानी सिंधु, सी कह रहा है यमुना और डी कह रहा है सरस्वती। जी तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं सेशन को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। महजबी खातून जी का भी आ चुका है। महजबी खातून जी स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। तो इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द जो है वह आपका इंडस से लिया गया है। इंडस जिसे आप सिंधु के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका एक फारसी शब्द है। तो बी आ चुका है सभी का। तो इंडस शब्द आपका इंडिया शब्द आपका इंडस से लिया गया, जो कि आपका एक फारसी शब्द हो जाता है, और यह सिंधु से बना हुआ एक शब्द है। तो बी इंडस यानी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जी महेंद्र श्रीवास्तव जी, बी हो जाएगा। फोर का ए आ चुका है महजबी खातून जी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द वर्ड भारत वॉज यूज फॉर आवर कंट्री इन। भारत शब्द का प्रयोग हमारे देश के लिए कहाँ किया गया था? ए कह रहा है ऋग्वेद, बी कह रहा है रामायण, सी कह रहा है महाभारत और डी कह रहा है अर्थशास्त्र। तो बताएंगे। तो भारत शब्द का उपयोग आपका सबसे प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया था। और यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो यह आपका ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद के अंदर आपकी भरत जनजाति के लिए
भरत जनजाति का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो 12 शब्द का प्रयोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ऋग्वेद में इसका उपयोग किया गया है। तो बताएंगे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने इसके अंदर हाइम्स है जिन्हें आप सूक्त बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक आपकी किसने लिखी, ये भी कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। तो 4 का ए आ चुका सभी का। जिक्रा प्रवीण जी, मेहजबी खातून जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, मधु मौर्य जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। और यह भी बताएंगे सबसे पहले 12 शब्द का उपयोग किसने किया था। तो यह आपका हेरोडोटस ने इसका इस्तेमाल किया था। जी बिल्कुल, 1000 इसमें आपके 1028 आपके इसमें सूक्त हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेहजबी खातून जी, मधु मौर्य जी, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग आपका हेरोडोटस ने सबसे प्रथम यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। द पीपल हु स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड। जो लोग अतीत के अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए कह रहा है एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री, बी कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, सी कह रहा है हिस्टोरियंस, इतिहासकार, डी कह रहा है जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी। क्या इन्हें कहा जाता है। तो 5th का बी आ चुका है, जिक्रा जी का 5th का सी आ चुका है, मेहजबी जी 5th का बी, महेंद्र श्रीवास्तव जी का आर्कियोलॉजिस्ट। बाकी सब भी अपना अपना उत्तर बताएंगे। तो अभी केवल एक ही कमेंट हमारे पास आया है, तो सभी आंसर करने की कोशिश करें। तो जो अतीत के अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है। उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर बताएंगे। और पुरातत्वविद आपके मानव इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। मानव इतिहास का अध्ययन भी यह करते हैं। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। महेंद्र श्रीवास्तव जी, मधु मौर्य जी, मेहजबी खातून जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। जिक्रा प्रवीण जी सी नहीं होगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आ चुके हैं। तो 6 को पढ़ेंगे बेहद ध्यान से और इसका उत्तर करेंगे। जी रचना जी बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, निम्न में से कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। 6 का सी आ चुका है, महजबी जी, मधु मौर्य जी, जिक्रा प्रवीण जी, तो सभी ने सी ऑप्शन किया है। तो ए कह रहा है कॉइन यानी सिक्के, बी कह रहा है इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, सी कह रहा है मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां, और पोट्री कह रहा है मिट्टी के बर्तन। इतिहास का साहित्यिक स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा। तो सिक्के तो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। ये आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। और अभिलेख आपके किसके अंतर्गत आएंगे, यह भी आपके पुरातात्विक के अंतर्गत आ जाएंगे। और मिट्टी के बर्तन भी आपके पुरातात्विक के अंदर आ जाते हैं। पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आपसे पूछा जा रहा साहित्यिक स्रोत, तो पांडुलिपियां अपने आप में एक साहित्यिक स्रोत हो जाती हैं। साहित्यिक स्रोत किन्हें बोला जाता है, साहित्यिक स्रोत जो आपके लिखित रूप में देखने को मिले हैं, यानी लिखित तरीके से पाए गए हैं। पूर्वी पंडित जी का सी आ चुका है, रचना जी बिल्कुल पांडुलिपि हो जाएगा, महेंद्र श्रीवास्तव जी मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। वैसे तो सिक्के अभिलेखों इजिप्शियन भी है ना। देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। ये तीनों आपके ए, बी और डी, ये आपके तीनों पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत आपसे पूछा जा रहा है तो साहित्यिक स्रोत आपका मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लिखित रूप में पाए गए हैं उन्हें आप साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोत ही आपसे पूछा गया है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत आपको उत्खनन के माध्यम से देखने को मिलते हैं, जिनके लिए आपको उत्खनन करना पड़ता है, या प्राचीन समय में जिनके लिए उत्खनन किया गया। तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, और आप सभी को बता दें चाहिए आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, एसएसटी क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 है। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, व्हाइट पट्टी आपको दिख रही होगी, आप उस पर जाकर लिंक क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी क्लास के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो बी आ चुका है, जिक्रा जी का बी आ चुका है, मधु मौर्य जी का बी आ चुका है, रचना जी का बी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या बी इसका राइट आंसर होगा। महेंद्र श्रीवास्तव जी का भी बी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है मैन्युस्क्रिप्ट इन एंशिएंट इंडिया वर यूजुअली रिटन ऑन, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती थी। ए कह रहा है पेपर यानी कागज, बी कह रहा है पाल्म लीव और बर्च बार्क, ताड़पत्र या भोजपत्र, सी कह रहा है स्टोन यानी पत्थर, और डी कह रहा है मेटल शीट्स यानी धातु की पट्टियों पर। तो लगभग सभी का बी आ चुका है। तो प्राचीन भारत में पांडुलिपियां सामान्यतः किस पे लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियां आपकी बेसिकली ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, जिन्हें हम ताड़ पत्रों भी बोलते हैं, और साथ ही यह बुर्ज नामक
बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। अर्शी जी का बी आ चुका है, बी जल्दी जल्दी कराएं, बिल्कुल आपका सेशन बिल्कुल अपने प्रॉपर वे में चल रहा है। तो पांडुलिपि आपकी ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी और यह बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से तैयार की जाती थी, जिसे आप भोजपत्र भी कहते हैं। तो क्या ये कागज पर लिखी जाती थी? जी नहीं, क्योंकि उस समय कागज का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय कागज की उपलब्धता ही नहीं थी। बी कह रहा पाम लीव और बर्च बार्क, ताड़पत्र या भोजपत्र, बिल्कुल बी सही हो जाता है। स्टोन पर यह नहीं लिखी जाती, ना ही मेटल शीट पर लिखी जाती थी, तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा सभी का। अर्शी जी, रचना जी, जिगरा प्रवीण जी, मधु मौर्य जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो सेशन को शेयर करते रहे अपने सभी साथियों तक जो भी पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं। सर ऐसे क्वेश्चन कराइएगा जो सीटेट में है। और इस बार देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप इस चीज की टेंशन आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बताया, ये आपका बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का आपका फाउंडेशन मैं कराने लग रहा हूं, या आपको आगे जो कराऊंगा वह सब आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई मिलेगा। बेसिक टू हाई यह सेशन आपका चलेगा, तो आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। और आप सब, वह मेरा काम है कि आपके लिए क्या बेस्ट कंटेंट रहेगा, बस आपको केवल सेशन में बने रहना है। और ये आपका मैं बता दूं, ये चैप्टर 1 से लेकर और लास्ट तक चलेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर का कुछ कराया जाएगा। आपको सब एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन किस चैप्टर से बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। तो 8 का ए आ चुका है, जिसमें कहा गया है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, पुरातात्विक स्रोत किसके बारे में जानकारी देते हैं। ए कह रहा है किंग्स एंड डायनेस्टी, राजा और राजवंशों के बारे में। बी कह रहा है रिलीजन एंड कस्टम्स, धर्म और रीति रिवाज के बारे में। सी कह रहा है एवरीडे लाइफ एंड मेटेरियल रिमेन्स, दैनिक जीवन और भौतिक अवशेषों के बारे में। डी कह रहा है लिटरेचर एंड पोएम्स, साहित्य और कविताओं के बारे में। सर थोड़ा फास्ट करिए, 10 बजे क्लास भी है। देखिए क्लास अपने प्रॉपर वे में चल रही है, तो आप पेशेंस बना के रखें। आपकी 10 बजे से पहले क्लास लगभग समाप्त हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अर्शी जी का बी आ चुका है, तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे 8 का। ए आ चुका है मधु मौर्य जी का, जिक्रा जी का ए आ चुका है। बाकी सब भी अपना अपना आंसर करेंगे। तो कहा गया पुरातात्विक स्रोत किसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले बताएंगे ये किस चीज से हमें मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत आपके अतीत के अवशेषों के बारे में बात करते हैं, अतीत के अवशेषों के बारे में बात करते हैं जो आपको उत्खनन से प्राप्त होते हैं, तथा इसमें आपका इसका अध्ययन भी किया जाता है। और इन स्रोतों के अंतर्गत आपके क्या क्या इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आपके सिक्के हो जाते हैं, शिलालेख हो जाते हैं, साथ ही स्मारक हो जाते हैं, भवन इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
देखिए अगर आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है या आप क्लास में रुकना नहीं चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लास को एग्जिट कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आप सभी से क्लियर कर देना चाहता हूं, जो सीटेट के लिए बिल्कुल सीरियसली पढ़ रहा है वो क्लास में रुके, और बाकी अगर आप मौज मस्ती के लिए क्लास में आए हैं या क्वेश्चन को टिक करने के लिए केवल आए हैं तो आप बिल्कुल एग्जिट क्लास कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। और जो छात्र केवल यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है वही क्लास में रुके, अन्यथा आप बिल्कुल क्लास से एग्जिट कर सकते हैं। मेरे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एग्जाम आपका है, एग्जाम आपको ही देना है, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं। तो जो भी साथी क्लास से जाना चाहता है बिल्कुल आप क्लास से जा सकते हैं। देखिए क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप क्लास के अंदर आएंगे और क्वेश्चन को टिक मार्क करेंगे और आप चले जाएंगे। देखिए क्लास के अंदर सभी बच्चों को, जैसे समावेशन की बात सीडीपी के अंतर्गत होती है, इसी प्रकार सेशन के अंदर भी समावेश हमें सबके साथ करना जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार का छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाए। तो कहा गया है पुरातात्विक स्रोत किसके बारे में जानकारी देते हैं, तो ये आपके अतीत के अवशेषों के बारे में जानकारी देते हैं जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके सिक्के, शिलालेख, स्मारक और भवन इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। तो ए कह रहा है किंग एंड डायनेस्टी, राजाओं और राजवंशों के बारे में, तो नहीं। बी कह रहा रिलीजन एंड कस्टम, धर्म और रीति रिवाज, इसका भी हमें स्रोत प्राप्त नहीं होता है। सी कह रहा है एवरीडे लाइफ एंड मटेरियल रिमेन, दैनिक जीवन और भौतिक अवशेषों के बारे में, बिल्कुल हमें भौतिक अवशेषों के बारे में और दैनिक जीवन के बारे में हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, जिसमें लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बताया गया तथा उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो सी राइट हो जाएगा, सी वाले सभी हो जाएंगे। जी रचना जी, डोंट वरी सर, बहुत से बच्चे आए और चले गए। देखिए ये आप कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं हर जगह पर जो केवल क्लास का माहौल खराब करने के लिए आते हैं और वह क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, बट वह उस चीज में नाकामयाब हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सीरियस बच्चे हैं केवल वो ही सेशन के अंदर रुके हैं, जिन्हें हम पर भरोसा है या कोई एक्सपेक्टेशन लेकर हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं। देखिए आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना कोई आम बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इस सेशन को तैयार करने में, इस कंटेंट को तैयार करने में, और स्टूडेंट आके कमेंट कर देते हैं कि आपके कंटेंट में ये कमी है, ये कमी है। देखिए जब आप किसी की जगह पर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस चीज को करने में कितना एफर्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। तो सी आ चुका है जी, बिल्कुल सी हो जाएगा। तो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू फिक्स डेट्स ऑफ इवेंट इन हिस्ट्री, इतिहास में घटनाओं की तिथियां तय करने में कौन मदद करता है। ए कह रहा है कैलेंडर्स एंड इंक्रिप्शन, कैलेंडर और अभिलेख। बी कह रहा है पोएम्स, कविताएं। सी कह रहा मिथ्स, मिथक। और डी कह रहा लेजेंड्स, दंत कथाएं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर बात हो रही है इतिहास में घटनाओं की तिथियां तय करने में मदद कौन करता है। देखिए तिथियों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका
ऑप्शंस में आपका छुपा हुआ है, तो बेहद आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मधुकर मौर्य जी का ए आ चुका है, मेजबी जी का ए आ चुका है, महेंद्र श्रीवास्तव जी का ए आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जिक्रा प्रवीण जी का ए आ चुका है, रचना जी का ए आ चुका है। तो इतिहास में घटनाओं और तिथियों को तय करने के लिए कौन मदद कर सकता है? क्या कविताएं तय करेंगी? बिल्कुल नहीं। मिथ तय करेंगे? बिल्कुल नहीं। लीजेंड दंतकथाएं तो बिल्कुल भी आपकी नहीं करने वाली हैं। तो कैलेंडर और इंस्क्रिप्शन के माध्यम से आप तिथियों को तय कर सकते हैं, जिसमें आपकी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन दिया गया होता है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, तो ए वाले सभी सही हो जाते हैं। मेहंदी हसन जी, वेलकम टू द सेशन एंड ए इज द करेक्ट आंसर। और कैलेंडर और शिलालेख आपके प्राइमरी सोर्स हो जाते हैं। प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत, तो ए सही हो जाएगा। शेख माही, वेरी गुड इवनिंग शेख माही जी, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। तो स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। अयाज अहमद जी का ए आ चुका है, बिल्कुल आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सर एसएसटी की क्लास डेली होती है? देखिए एसएसटी की क्लास आपकी आज से ही स्टार्ट हुई है, जिसका टाइम आपका रोजाना रात 9 बजे रहेगा। तो आप रोजाना रात 9 बजे सेशन में जुड़ सकते हैं और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को भी अवश्य शेयर कर देंगे। बिल्कुल आपकी डेली क्लास होती है और आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, संडे आपका ऑफ रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें। कहा गया पेडागोजिकली while teaching history begin with time and place, a teacher should, शिक्षक दृष्टि से इतिहास समय और स्थान से शुरू होता है। पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए कह रहा है ओनली टेल डेट्स टू स्टूडेंट, केवल तिथियां बतानी चाहिए। बी कह रहा है रिलेट इट विथ लोकल हिस्ट्री एंड मैप एक्टिविटी, स्थानीय इतिहास और मानचित्र गतिविधि से जोड़ना चाहिए। सी कह रहा है गिव लेक्चर ओनली, केवल व्याख्यान देना चाहिए। डी कह रहा है स्किप डिस्कशन, चर्चा छोड़ देनी चाहिए। बेहद ही आसान प्रश्न, पेडागोजी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 का बी आ चुका है, मेजबी जी का बी आ चुका है, शेख माही जी का बी, मेहंदी हसन जी का बी आ चुका है, जिक्रा प्रवीण जी का बी आ चुका है, अयाज अहमद जी का बी आ चुका है। तो इतिहास समय और स्थान से शुरू होता है। पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तिथियां बतानी चाहिए। केवल आप तिथियां नहीं बता सकते, इसके अंदर आपको टाइमलाइंस जैसी अन्य चीजें भी इसके अंदर बतानी होती हैं। पूरा आपको एक इसकी व्याख्यान करनी होती है। तो ओनली टेल स्टूडेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है गिव लेक्चर ओनली, तो लेक्चर के माध्यम से भी आप केवल इसे नहीं पढ़ा सकते। और स्किप डिस्कशन, चर्चा छोड़ देनी चाहिए। तो चर्चा आप छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको चर्चा में इन्वॉल्व करना होगा। तो शिक्षक को स्थानीय इतिहास और मानचित्र गतिविधि से जोड़ना चाहिए, जिससे वह रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस वह ले पाए। जब तक वह रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक वह चीजों को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। अयाज अहमद जी, रचना जी, शेख माही जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, जिक्रा प्रवीण जी, मेहंदी हसन जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो जो भी रह गया है जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11,
तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास है आज आपकी एसएसटी फाउंडेशन की। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, अपना अपना ओपिनियन जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कहा गया है इन विच वे इज आर्कियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री, पुरातत्व और इतिहास में क्या अंतर है? ए कह रहा है आर्कियोलॉजी डील विद रिटन रिकॉर्ड्स, पुरातत्व लिखित अभिलेखों से संबंधित है। बी कह रहा है आर्कियोलॉजी डील्स विद मटेरियल रिमेन्स, पुरातत्व भौतिक अवशेषों से संबंधित है। सी कह रहा बोथ आर सेम, दोनों समान है। और डी कह रहा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 11 का सी आ चुका है, जिक्र प्रवीण जी, मधु मौर्य जी का सी आ चुका है, रचना जी का बी आ चुका है, महेंद्र श्रीवास्तव जी का बी आ चुका है। तो लगभग सभी ने बी ऑप्शन कमेंट किया है। मेहंदी हसन जी का बी आ चुका है। तो कहा गया पुरातत्व और इतिहास में क्या अंतर है? तो पुरातत्व आपका किससे डील करता है? तो पुरातत्व आपका भौतिक अवशेषों से डील करता है, भौतिक अवशेषों से डील करता है, जिसमें आपके क्या क्या सम्मिलित होते हैं? इसके अंदर आपकी कलाकृति आ जाती हैं, कलाकृतियां, साथ ही इसके अंदर इमारतें आ जाती हैं, जो आपका मानव अतीत का अध्ययन करता है, मानव अतीत के बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और साथ ही इतिहास को हम किस रूप में देखते हैं? हिस्ट्री को हम किस रूप में देखते हैं? हिस्ट्री को हम अतीत के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अतीत के बारे में जानना। सभी का लगभग बी आ चुका है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए आप बी ही इसका आंसर लगाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर आपका वैसे सी होता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती दिख रही हैं। बट इस क्वेश्चन को हम फिलहाल के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इंटरप्रिटेशन सही से देखने को नहीं मिली है। तो लगभग सभी ने बी आंसर किया है 11 का, बट इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बट हम इस क्वेश्चन को सी पर होल्ड करते हैं और कल इस क्वेश्चन को हम फिर से लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं, तो 12 की ओर हम जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती है, जिसके कारण इसके आपको दो आंसर देखने को मिल रहे हैं। बाकी पूरी कोशिश रहेगी क्लास के लास्ट में क्वेश्चन को दोबारा से लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है व्हाई डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, इतिहासकार अतीत को कालखंडों में क्यों बांटते हैं? ए कह रहा है टू मेक स्टडी इजी, अध्ययन को आसान बनाने के लिए। बी कह रहा है टू रिमेंबर डेट्स, तिथियां याद रखने के लिए। सी कह रहा है टू आइडेंटिफाई रूलर्स, शासकों की पहचान के लिए। डी कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इतिहासकार अतीत को कालखंडों में क्यों बांटते हैं? तो इसे कालखंडों में इसलिए विभाजित किया जाता है कि समय के साथ घटित जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए,
तथा उन्हें एक टाइमलाइन पर दर्शाया जाए, जिससे उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन को आसान बनाने के लिए, जिससे आप उन्हें आसानी से समझ पाए और उनका विश्लेषण कर पाए। तो ए वाले सभी सही हो जाएंगे। शेख माही जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, जिक्रा परवीन जी, मधु मौर्य जी, मेहजबी खातून जी, रचना जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, पेडागोजिकली द यूज ऑफ टाइमलाइन इन हिस्ट्री क्लासेस हेल्प स्टूडेंट्स। शिक्षक दृष्टि से इतिहास की कक्षा में समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग छात्रों की कैसे मदद करता है। तो ए कह रहा है टू मेमोराइज फैक्ट्स, तथ्यों को रटने में। बी कह रहा है टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, घटनाओं के क्रमिक क्रम को समझने में। सी कह रहा है टू स्किप डिटेल्स, विवरण छोड़ने में। और डी कह रहा है टू मेक क्लास डेकोरेटिव, कक्षा सजाने में। तो बेहद ही आसान प्रश्न आपका, आप इसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दिया होगा। तो समय रेखा का बेसिक इस्तेमाल आप सभी जानते होंगे। इसका आपका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी काल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, काल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, जिससे आप उस घटना के बारे में बिल्कुल एक डिटेल वे में उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो क्या तथ्य को रटने के लिए इसका यूज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, घटनाओं के क्रमिक क्रम को समझने के लिए। तो चरण दर चरण आप किसी चीज के बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटनाओं के क्रमिक क्रम को समझने के लिए। तो स्किप डिटेल्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्लास सजाने से इसका आपका कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। रचना जी आपका उत्तर भी एकदम करेक्ट है, सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है, बी वाले सभी सही हो जाते हैं। अयाज अहमद जी आपका भी आंसर एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। कहा गया द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कह रहा है एपिग्राफी यानी अभिलेख विद्या। बी कह रहा है न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र। सी कह रहा है पैलियोग्राफी लिपि विज्ञान। डी कह रहा है आर्कियोलॉजी पुरातत्व। 14 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? मेहजबी खातून जी का बी आ चुका है 14 का, बाकी सब भी आंसर करेंगे। मधु मौर्य जी का बी आ चुका है, तो बी आ चुका है। शेख माही जी का, जिक्रा प्रवीण जी का बी आ चुका है। तो पुरातत्व का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंदर आपके शिलालेख आ जाते हैं, शिलालेख इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बी आ चुका है सभी का। क्या क्वेश्चन में कोई गलती हुई है? क्वेश्चन में लगता है ऑप्शन में थोड़ी गलती हुई है, एक बार फिर से चेक करेंगे। तो माफी चाहते हैं, क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती हुई है, जिसे हम ठीक कर लेंगे। जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, तो इसे फिर से माफी चाहते हैं इसके लिए। देखिए जल्दबाजी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत ऑप्ट हो जाता है।
तो बात करते हैं यहाँ पर एपिग्राफी यानी अभिलेख विद्या का। तो एपिग्राफी अभिलेख विद्या को आप किस रूप में जानते हैं? तो ये आपकी शिलालेखों का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। शिलालेख का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, यानी सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। पैलियोग्राफी किसे कहा जाता है? बताएंगे पैलियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो पैलियोग्राफी आपकी प्राचीन समय यानी या फिर प्राचीन इतिहास में लिखी गई हैंड राइटिंग जिसे आप कह सकते हैं। और आर्कियोलॉजिक पुरातत्व किसे कहा जाता है? ये आपकी स्थलों की खुदाई से संबंधित होती है। स्थलों की खुदाई से इसे संबंधित माना जाता है, जिसके अंदर आपकी कलाकृतियां तथा भौतिक अवशेषों का, साथ ही मानव इतिहास का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। तो आपसे पूछा गया सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे आप कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। तो आप इसे क्या कहेंगे? मुद्रा शास्त्र। जी, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जी, मधु मौर्य जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, शेख माही जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। जी रचना जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट आर फाउंड प्रिंटेड, पांडुलिपियां मुद्रित मिलती हैं। बी कह रहा है इंक्रिप्शन आर रिटन ऑन मेटल और स्टोन, अभिलेख धातु या पत्थर पर लिखे होते हैं। सी कह रहा है इंक्रिप्शन आर हैंड रिटन, अभिलेख हस्तलिखित होते हैं। और डी कह रहा है नन, कोई नहीं। 15 का बी आ चुका है, महजेबी जी का बी आ चुका है, शेख क्वीन जी का बी आ चुका है, मधु मौर्य जी का सी आ चुका है। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कर देंगे। तो बी आ चुका है सभी का। फिफ्टीन का बी। तो जल्दी से बता दें क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए कह रहा है पांडुलिपियां मुद्रित मिलती हैं, तो बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। बी कह रहा है इंस्क्रिप्शन आर रिटन और मेटल और स्टोन, बिल्कुल ये आपकी बात सही होती दिख रही है। सी कह रहा है इंस्क्रिप्शन आर हैंड रिटन। तो ये कुछ हद तक आपका ऑप्शन सही नहीं कह सकते। और डी कह रहा है कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही पूछा गया आपसे? तो पांडुलिपि आपकी मुद्रित नहीं होती और ये आपकी अभिलेख धातु या पत्थर पर लिखे होते हैं। इंस्क्रिप्शन आर रिटन और मेटल और स्टोन। बिल्कुल बी आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। शेख माही जी, जिगरा प्रवीण जी, रचना जी, मधु मौर्य जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। महेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका आंसर भी एकदम सही है।